नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, उत्तर मौर्य काल के बारे में, अर्थात किस प्रकार से मगध में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद एक नए साम्राज्य ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आइए शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य या मौर्योत्तर काल। तो जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके उनके सेनापति, बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके मगध में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश। तो इसके संस्थापक के बारे में पहले जान लेते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। इन्होंने इसकी स्थापना की कितने में? तो 185 बीसी और राजधानी में परिवर्तन किया। मौर्य काल में या मौर्यवंशी शासकों की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी, जबकि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी को विदिशा स्थानांतरित किया। इनसे जुड़े एक दो पॉइंट और हैं पुष्यमित्र शुंग से, उनको देख लीजिए। जैसे इनके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि इनके पुरोहित कौन थे। तो पतंजलि। अब ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे या पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि और उन्हीं के पुरोहित थे। इन्हीं की देखरेख में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। एक और अन्य पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग से कि विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुआ, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, इसे हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। आक्रमणकारी जो था मिनांडर को हराया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया। और वैष्णव धर्म का जो सर्वाधिक उत्थान हुआ वो इन्हीं के काल में हुआ। वैष्णव धर्म का उत्थान। कहा जाता है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। उसी की वजह से एक ब्राह्मण साम्राज्य या वैष्णव धर्म विलुप्ति की कंडीशन में हो गया था, विलुप्ति की स्थिति में आ गया था, जिसकी वजह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की मगध पर। इससे अगला पॉइंट जो है आपका वो है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की? पाटलिपुत्रा से। और इसके संस्थापक और अंतिम क्वेश्चन जो बनता है कि इसके अंतिम शासक कौन थे। तो इसके अंतिम शासक थे देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अब देवभूति की हत्या इनके मंत्री वासुदेव ने करके मगध में एक नए वंश कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन, 1-2 पॉइंट है, उनको देख लेते हैं कि संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक।
कर्ण वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या वासुदेव, उनके सेनापति मंत्री वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश के संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। वासुदेव। और इसके बाद इनके अंतिम शासक के बारे में क्वेश्चन बनता है, बस अंतिम शासक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस क्रम से सजाने के लिए या क्रम बनाने के लिए बीच में शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है तो उसी पे चर्चा हुई है। अंतिम शासक सुशर्मन। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। और कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे। अब इसके बाद देख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। मौर्य काल के दौरान जो अशोक शासक थे, उनके शासन के दौरान जो साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल चुका था वो कर्ण वंश आते आते पाटलिपुत्र तक सीमित रह गया और दक्षिण भारत में नए साम्राज्यों का उदय होने लगा। उन्हीं में से एक है सातवाहन वंश। सातवाहन के वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सातवाहन वंश ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का या आसपास का क्षेत्र जो है वो सातवाहन वंश के नाम से उदित हुआ और इसे आंध्र सातवाहन नाम से भी जाना जाता है। आंध्र सातवाहन। इसके जो संस्थापक थे, वो शिमुक थे। शिमुक। और राजधानी जो बनाई इन्होंने, राजधानी वो प्रतिष्ठान। राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। इनसे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सिक्कों का प्रचलन। इनके समय में सिक्कों का जो प्रचलन था, सिक्कों का प्रचलन वो चांदी, कांसा, तांबा, पोटीन और सीसा, ये कुछ मुख्य धातुएं थी जिनके सिक्के सातवाहन वंश के दौरान या सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए थे। इनमें से सबसे प्रमुख जो है वो सीसा। सीसे से क्वेश्चन बनता है कि किस वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के का प्रचलन किया या सीसे के सिक्कों का प्रचलन किस शासन काल के दौरान हुआ? तो आंध्र सातवाहन काल में हुआ। इनके समय में एक और प्रथा चली सामंतवादी, जैसे ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा। ये क्वेश्चन बनता है कि इतिहास में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो चलाई वो आंध्र सातवाहन शासकों ने चलाई, जिससे सामंतवादी प्रथा का उदय हुआ। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा, जिससे सामंतवादी प्रथा का उदय हुआ। अब सामंतवादी प्रथा थोड़ा सा समझ लीजिए। सामंतवादी प्रथा या व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था क्या है? राजा के अंदर राजा या राजा के नीचे राजा। जैसे कि 10 गांव की जिम्मेदारी या 10 गांव की जो भूमि है वो किसी ब्राह्मण को दान में दे दी गई और बाद में वही कमजोर होते हुए राजा को के तहत उसने उस जमीन को हथिया लिया, वो अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अपना शासन करने लगा। किंतु राजा अलग भूमि पर शासन कर रहा है और राजा के नीचे ये उसी के क्षेत्र में कुछ स्पेशल कुछ गांव, जैसे 10 गांव 20 गांव, उसकी सामंती दे दी जाती थी किसी विशेष व्यक्ति को। वही थी सामंतवादी व्यवस्था। एक शब्द में कहें तो राजा के नीचे
राजा। ये थी सामंतवादी प्रथा। इसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि समाज उस समय का कैसे था। तो का जो समाज था इससे मात्र सत्तात्मक होने की झलक मिलती है, क्योंकि इनके शासकों के नाम जो थे उनके नाम से उनकी माताओं का नाम जुड़ा था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वैसे वशिष्ठी पुत्र। तो इस तरह से मात्र सत्तात्मक होने के झलक तो मिलती है, किंतु ये पितृ सत्तात्मक था। सातवाहन वंश जो था वो पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि जो शासक बनता था, युवराज बनता था या राजा बनता था, वो पुत्र ही बनता था। पुत्रियों को सिंहासन पर नहीं बैठाया जाता था। इस वजह से कहा जा सकता है कि उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ये सातवाहन वंश से जुड़े कुछ पॉइंट थे। इसमें इसके क्रम में हमने देखा 3 वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और शातवाहन वंश। इनके तीनों नाम से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश ब्राह्मण वंश है या ब्राह्मण वंश नहीं है। तो ये तीनों वंश ब्राह्मण वंश हैं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप लोगों ने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।